नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 12th क्लास के लिए आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, जहाँ तक आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैद्युत क्षेत्र। बहुत आसान टॉपिक, अब आप समझेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। आइए देख लेते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। देखो, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। मैंने आपको एक बात तो बताई रखी है कि वैद्युत बल पढ़ा है आपने। वैद्युत बल दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका आकर्षण का बल, एक होता है आपका प्रतिकर्षण का बल। तो वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, एक आकर्षण का बल और एक प्रतिकर्षण का बल। बात क्लियर है आप लोगों को? तो देखो, वैद्युत क्षेत्र क्या है। एक बात आपको पता है, मान लो कोई आवेश रखा है ये, ठीक है ना, कोई आवेश रखा है, तो इस आवेश के पास यदि दूसरा आवेश आएगा, मान लो ये प्लस का आवेश है, तो इस आवेश के पास यदि यहाँ पे कोई दूसरा आवेश आ रहा है, मान लो वो भी कैसा है, प्लस का, तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? आप समझ सकते हैं कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का बल। क्योंकि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। ठीक है, तो ये इस आवेश के पास यदि कोई दूसरा आवेश आएगा और दूसरा आवेश मान लो कैसा है, धनावेश, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि ये आवेश आपका ऋणावेश हो जाए तो इस पर कौन सा बल लगेगा? आप समझ सकते हैं, आकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, आकर्षण का बल लगेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, चाहे इस मुख्य आवेश के पास धनावेश आए चाहे ऋणावेश आए, दोनों ही स्थितियों में बल तो लग रहा है, चाहे आकर्षण बल लगे चाहे प्रतिकर्षण बल लगे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, इसके पास जब कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस आवेश पर ये आवेश कौन सा बल लगाएगा? वैद्युत बल। बात समझ आ रही है? चाहे आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो, वो बात अलग है। इसका मतलब है इस आवेश के चारों ओर, ठीक है ना, इस आवेश के चारों ओर कोई एक ऐसा क्षेत्र होगा, मान लो यहाँ पे रखा है ये केंद्र पे, इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कोई दूसरा आवेश आएगा, है ना, यहाँ पे चाहे प्लस का आए और चाहे माइनस का आवेश आए। तो इसका मतलब है किसी बिंदु आवेश, ये कैसा आवेश है? बिंदु आवेश। ठीक है ना, मतलब चीजों को समझ के आप परिभाषा अपने आप बना सकते हैं। चीजों को समझ ले बस आप, फिर आसान है आपके लिए कोई भी परिभाषा बनानी। तो देखो, ये बिंदु आवेश है, तो यानी किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर, अन्य आवेश आ रहा है ना, प्लस का आएगा तो ये प्लस है तो प्रतिकर्षण बल, ये माइनस का आएगा तो आकर्षण बल। इसका मतलब चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए है तो आपका वैद्युत बल ही, क्योंकि वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल। समझ रहे हो आप लोग? तो इसका मतलब किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आने पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल अर्थात वैद्युत बल का अनुभव करता है, ऐसा क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात क्लियर है? दोबारा सुने, नोट्स में से आप लिख लेना, लेकिन फिलहाल आप समझे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, सुनकर भी आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश या अन्य आवेश आने पर वैद्युत बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? ऐसा क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ जाएंगे आप लोग? तो वैद्युत क्षेत्र मैंने आपको समझाया, आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है आपका वैद्युत क्षेत्र के बाद एक हेडिंग है आपकी वैद्युत क्षेत्र को। आप एक बात ध्यान रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र को वेक्टर ई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, किससे प्रदर्शित किया जाता है? वेक्टर ई से। यानी आप सिंपली ई से भी प्रदर्शित कर सकते हो, क्योंकि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंग्लिश में कहते हैं तो इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। और वेक्टर क्यों लगाते हैं? वेक्टर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। भाई आप जानते हो ना, अदिश राशियां और सदिश राशियां होती हैं। अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है केवल। सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे दिशा भी है, वैद्युत क्षेत्र की निश्चित दिशा होती है, इसलिए आप इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यह वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। क्लियर है? आइए देख लेते हैं आगे। तो इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया? वैद्युत क्षेत्र के बाद पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है?
ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग अब आपकी क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आइए देख लेते हैं। इसे बोलते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी, या आप इसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ नहीं होती है, एक सूत्र आप याद रखेंगे। देखो वैद्युत क्षेत्र को भी आप ई से प्रदर्शित करते हैं और साथ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी आप ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। देखो मैंने एक बात आपको ना बताई हो शायद, कि जो आपका क्यू होता है वो एक बिंदु की तरह दिखता है, इसलिए आप उसे क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। बात क्लियर है आप लोगों को। लेकिन जो क्यू नोट है ना, क्यू नोट, नोट का मीन्स क्या है, क्यू नोट है ये, नोट का मीन्स क्या होता है नहीं, आप जानते हैं अच्छे से। इसका मतलब है जो आवेश होता है ना क्यू, बिंदु आवेश, इसका अपना एक क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र। तो इसका मतलब है ये इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। लेकिन नोट का मतलब, क्यू नोट का क्या मीन्स है, यानी ये इतना सूक्ष्म आवेश होता है कि इसका अपना कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, समझिए ना। तो ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है और इसे आप कहते हैं परीक्षण आवेश। ये तो आपका बिंदु आवेश होता है ना, क्यू का आप कहते हैं बिंदु आवेश। ये जानकारी की बात है, नोट्स में नहीं मिलेगी आपको, तो आप अपने तरीके से अपने साथ पास नोट कर लेंगे। और क्यू नोट क्या होता है, इसे आप कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्यों, क्योंकि इसका प्रयोग किसी चीज के परीक्षण में किया जाता है। और किसके परीक्षण में, परीक्षण किसका करते हैं, चाहे तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पे निकालते हैं ना, तो इसका प्रयोग करेंगे क्यू नोट का। तो मैंने आपको परीक्षण आवेश क्या होता है ये आपको समझा दिया, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, है ना, जो भी आपको काम का लगे अपनी बात समझ रहे हो आप लोग। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मैंने लिखा हुआ है, जो कितना है, E इक्वल्स टू कितना होता है, F अपॉन क्यू नोट होता है। ये तो होता है क्यू नोट, तो समझिए ना, इसे कहते हैं परीक्षण आवेश। तो मैंने तरीका आपको बता रखा है शायद, कि जब आप परिभाषा बनाते हैं, और जिन्होंने नहीं सुना है वो भी सुन लें, कि जब आप सूत्र से परिभाषा बनाते हैं, पहले तो यही सुने कि परिभाषा को आपको, जिस परिभाषा का सूत्र होता है उस परिभाषा को आपको रटना नहीं है, बल्कि सूत्र याद रखना है और सूत्र के माध्यम से उसकी परिभाषा आपको खुद बना देनी है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप इस सूत्र को याद रखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F अपॉन क्यू नोट होता है। बात क्लियर है। तो आप परिभाषा सूत्र के माध्यम से भी बनाएंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे, आप नीचे वाली राशि को क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, 1। यानी यदि देखो, ठीक है ना, क्यू नोट आपका 1 हो जाए, और आवेश का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, कूलॉम। आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। तो आप देखोगे यदि क्यू नोट आपका 1 हो जाए तो E बराबर F आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्यू नोट तो क्या है, आवेश है, परीक्षण आवेश है ना, आवेश कह दो नॉर्मली। F क्या है, F तो आप जानते हैं वैद्युत बल होता है। इसका मतलब है वैद्युत क्षेत्र में, भाई ये जो वैद्युत बल लगता है वैद्युत क्षेत्र में तो लगेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया था, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें दूसरा आवेश आएगा तो उस पर क्या लगता है, वैद्युत बल लगता है। तो वैद्युत बल लग रहा है, मान लो एक आवेश आया क्यू नोट, और इस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है F। मान लो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये है, आपने इसे क्या मान लिया, 1 मान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में, है ना, वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलॉम के आवेश पर, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये शर्त है कि यदि क्यू नोट आपका 1 कूलॉम है तो F किसके बराबर होगा, यानी फिर लगने वाले वैद्युत बल को ही आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं, E, ठीक है। इसका मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र में एकांक कूलॉम या 1 कूलॉम के आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही, लगने वाले वैद्युत बल को ही आप क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ आई आपको, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, समझिए आप लोग। एकांक कूलॉम के आवेश पर, है ना, एकांक कूलॉम का आवेश है, वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले वैद्युत बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र में, भाई क्लियर है ना, वैद्युत क्षेत्र में लगेगा बल, वैद्युत क्षेत्र के अलावा किसी और क्षेत्र में बल नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र यानी किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर वैद्युत बल का अनुभव करता है। इसका मतलब वैद्युत बल कहाँ लगता है, वैद्युत क्षेत्र में। तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र में
है ना। और इसे क्या माने 1 कूलम, तो 1 कूलम को कहते हैं एकांक आवेश, एकांक का मतलब एक, तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले, बताओ क्या लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, लगने वाले वैद्युत बल को ही, कौन सा बल है, वैद्युत बल, लगने वाले वैद्युत बल को ही आप क्या कहते हैं, देखते हैं आप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर, एकांक आवेश यानी Q नोट कितना लिया आपने 1 कूलम, तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही आप क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, मतलब लिखने तो आपको नोट्स मिल ही जाएंगे, मैं कहना चाहता हूँ आप लिखेंगे कैसे, वो तरीका क्वेश्चन को लिखने का क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट लाइन से क्या लिखेंगे आप, कैपिटल, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, बात क्लियर है आप लोगों को। फिर आप क्या कहेंगे, आपको बताना पड़ेगा एफ क्या है, क्यू नोट क्या है, तो आप क्या कहेंगे, यदि आप परीक्षण आवेश क्यू नोट पर लगने वाला वैद्युत बल कैपिटल एफ हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट, सूत्र लिखेंगे और इसे क्या कर देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। बात क्लियर, ये लिखने का तरीका है और ये भूल नहीं करना आपको, ठीक है ना। तो सूत्र लिखेंगे और बॉक्स में बंद कर देंगे। तो क्यू नोट ये ना, ये तो मैंने समझाया सिर्फ आपको, ये तो समझाने के लिए था, है ना। क्यू नोट कितना ले रहे हैं 1 कूलम, परिभाषा बनाने के लिए ऐसा करते हैं। इसके बाद देखो आप लोग, तो इसे बॉक्स में बंद कर दोगे, फिर इसके बाद देखो इसका मात्रक बताओ क्या हो जाएगा, मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा भाई, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम। देखो आप यहां तक नोट करो, ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। इसके बाद आप एक बात देखेंगे, मैं बात कर रहा था किसकी, मात्रक की, तो देखो मात्रक निकालेंगे, देखो मात्रक कैसे निकलेगा, आप जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है ना, बल का मात्रक क्या होता है, कूलम, तो यहाँ पे ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है ना, आप लोग हमें हाथ मिलाते हैं, ठीक है ना, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। बल कोई सा भी हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, है ना, वैद्युत बल हो, किसी भी प्रकार का बल हो, सबका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और ये क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हो जाएगा आपका, वो कितना हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। बात क्लियर है आप लोगों को, तो आप यहां तक समझ रहे हैं। इसके बाद देखो विमा के बारे में बात कर लेते हैं। विमा, विमा किस तरीके से निकलती है, 11th क्लास में आपने पढ़ के आए हैं। बल की जो विमा होती है भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यानी ई की विमा आपको निकालनी है, तो ऊपर बल की विमा रखनी पड़ेगी, नीचे आवेश की विमा लिखनी पड़ेगी। तो बल की विमा आप सब जानते हैं क्या होती है, ml टी का घात -2। आवेश की विमा इस चैप्टर के शुरुआत में मैंने आपको बताई थी जब वैद्युत आवेश पढ़ाया था, क्या होती है, TA। तो आप यहां तक करेंगे तो क्या आ जाएगा, m, देखो l ऐसे रहेगा, टी की घात ऊपर कितनी है, -2, और एक ये है, ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी, गुना, फिर वो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और ए की घात यहाँ पे 1 है, ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी, -1। बात समझ आ रही है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा है वो कितनी हो जाएगी आपकी, ml टी की पावर -3 ए की पावर -1। बात क्लियर है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका, हाँ, सदिश रूप के बारे में और बात कर लो। इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो एक बात और लिख देना आप नीचे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, क्योंकि आप जानते हैं वैद्युत बल एक सदिश राशि होता है। भाई एक बताओ, मैं दीवार पे बल लगा रहा हूँ, है ना, दीवार ही है ये, व्हाइट बोर्ड जो है आपका, इस पे बल लगा रहा हूँ, तो इस दिशा में लगा रहा हूँ, इसका मतलब बल की दिशा होती है। तो बल की दिशा है तो बल क्या है, एक सदिश राशि है। जब बल सदिश राशि है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपकी क्या हो जाएगी, सदिश राशि, यानी इन्हें वेक्टर लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा। आवेश तो आपकी अदिश राशि होता है, ठीक है ना। तो सदिश रूप इसका क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, दोनों पे वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, सदिश रूप। बात समझ रहे हैं आप यहाँ तक। चलो, तो फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप नोट कर लेंगे अच्छे से, बाकी नोट्स को मैं दे ही दूंगा आपको। इसके बाद चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे।
देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक डेरिवेशन भी है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन करते हैं। आपने देखा बिंदु आवेश, तो मैंने समझाया क्या होता है आपको। बिंदु आवेश यानी जो एक ऐसा आवेश, बहुत सूक्ष्म आवेश जो बिंदु की तरह दिखता है, उस आवेश को आप क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है ना। तो बिंदु आवेश के कारण आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी आपका एक डेरिवेशन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो है ही, लेकिन किसके कारण निकालना है आपको, बिंदु आवेश के कारण। तो देखो हेडिंग क्या हो जाएगी, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण। ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश है ना के कारण लिख लेंगे आप लोग अच्छे से। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो एक बात ध्यान देना, बिंदु आवेश के कारण बात करें आप, तो एक बिंदु आवेश बना लो। इस तरीके से जो आवेश बनता है उस आवेश को आप क्या कहते हैं, बिंदु आवेश। ठीक है ना, बिंदु की तरह दिखता है। और देखो यहाँ पे बिंदु आवेश रखा है। बिंदु आवेश को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। मान लो कितना है, प्लस क्यू है। इसके बाद देखो इससे स्मॉल आर दूरी पर मान लो क्या रखा है, एक परीक्षण आवेश रखा है, परीक्षण आवेश। ठीक है, मान लो कितना है, प्लस क्यू नोट। परीक्षण आवेश को आप क्यू नोट से तो प्रदर्शित करते हो। दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर है। दोनों प्लस के हैं, धनावेश है, तो दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण का बल। ठीक है ना। दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल, यानी वेक्टर एफ बाहर की तरफ लगेगा। प्रतिकर्षण तो दूर होता है, आकर्षण अपनी तरफ होता है। तो देखो आपको निकालना है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सूत्र हमें पता है, ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। तो एक बार बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है तो आपको एफ निकालना पड़ेगा पहले, यानी वैद्युत बल। तो आप जानते हो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच जो वैद्युत बल होता है कूलाम के नियम से निकाल लेते हैं। तो वहां से आप एफ निकाल के इस सूत्र में रख दोगे तो ये आपका निकल जाएगा। समझिए कॉन्सेप्ट। लेकिन पहले जैसा चित्र में दिख रहा है वैसे आपको लिखना होता है। तो चित्र में देखकर जो लैंग्वेज लिखी जाती है, ये लिखी होती है नोट्स में, उसे आप रटा ना करें, बल्कि अपने भाषा में अपने शब्दों में ढालने का प्रयास किया करें। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसा मैं आपको, मुझे दिख रहा है वैसे आपको दिख रहा है, मैं बोलने का प्रयास करता हूँ, आपकी है ना समझ में आएगा। आइए देख लेते हैं। तो क्या कहेंगे आप, माना कोई बिंदु आवेश स्मॉल क्यू है ना। माना कोई बिंदु आवेश स्मॉल क्यू है। इस बिंदु आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा है। ठीक है। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल वेक्टर एफ बाहर की ओर है। बस ये तो दिख रहा है। चलो भाई, तब इसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तब दोनों आवेशों है ना भाई, दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का। इसका मतलब प्रतिकर्षण बल कौन सा होता है, वैद्युत बल तो होता है। दोनों आवेशों Q तथा Q नॉट के बीच लगने वाला है ना, के बीच लगने वाला कौन सा बल है, बताओ। वैद्युत बल। प्रतिकर्षण बल तो है ही, लेकिन वैसे कौन सा है, वैद्युत बल। और वैद्युत बल आप क्या से निकालते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम के नियम से। पढ़ा था ना कूलाम का नियम। तो इसमें आप कूलाम के नियम का हेल्प लेंगे ना, कूलाम के नियम की सहायता। आप जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो एप्सिलॉन दो या एप्सिलॉन नोट दो, बताओ। एक बात आपको कहनी और पड़ेगी कि दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम है वो उसका परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल के है। यही दोनों आवेशों के बीच माध्यम निर्वात्य वायु नहीं है। अभी निर्वात्य वायु होता तो एप्सिलॉन नोट लेते। आप मान लो कुछ कोई अन्य माध्यम है जिसका परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल के। तो देखो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट नहीं होगा फिर, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये तो होता है कूलाम का नियम। तो ये क्या है आपका कूलाम का नियम है। समीकरण एक डाल दो, यहाँ से बल निकल गया आपका। अब बल निकल गया तो एफ का मान आप इस सूत्र में रख दो, ई निकल जाएगा, जो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ गए आप लोग। चलो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो। क्या होता है सूत्र, लिख तो रहा है उधर, लेकिन बस उधर सदिश रूप लिखा हुआ है। यहाँ पे बिना सदिश रूप के लिखो, क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। ठीक है ना। एफ का मान रख दो, एफ का मान रखो। ई बराबर क्या होता है, देखो 1/4 ऐसे लिख लो, और एफ का मान रख दो ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। देखिए Q नॉट से Q नॉट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। Q नॉट से Q नॉट क्या हो रहा है, कैंसिल। तो आप देखोगे ई बराबर क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा आपका 1/4 इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यही तो आ गया। तो ये क्या है आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इसके नीचे लिख देना यही बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। देखो एक बार बताओ, यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम क्या हो, निर्वात या वायु हो, तो फिर बात करते हैं। इसका मतलब निर्वात या वायु के लिए, निर्वात का जहाँ पे वायु ना हो या फिर वायु हो सकती है, निर्वात या वायु के लिए, या ये बाद में करेंगे। पहले एक फॉर्मूला आप जानते हो, के बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा रखा है नहीं, ये पढ़ा है आपको नहीं पढ़ा रखा होगा है ना, परावैद्युतांक पढ़ा रखा होगा आपको। तो क्या होता है, के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखिए एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन होता है, इसे क्या कहते हैं आप, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को आप क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सूत्र आप जानते होंगे, के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन क्या है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह यदि आप मान रखेंगे, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ आपको दिख रहा है इधर से नहीं, यहाँ तक आपको दिख रहा है। तो देखो ई बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। और देखो ये ऐसे रहेगा क्यू अपॉन स्मॉल आर। यहाँ तक क्लियर है। तो एक व्यंजक आपका ये बना, एक व्यंजक ये बना। आप देखो यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम निर्वात या वायु हो तो निर्वात या वायु के लिए क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि ये बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह 1 रख दो, तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक व्यंजक आपका ये आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या था आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आप नोट कीजिए यहाँ तक। आइए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो सबसे पहले इसके सदिश रूप के बारे में और बात कर लेते हैं। आपका व्यंजक क्या आया, आपने देखा आपका व्यंजक कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लास्ट का आपका व्यंजक ये है। इसके बाद देखो इसके सदिश रूप के बारे में बात करते हैं। सदिश रूप क्या होता है, उसका सदिश रूप निकाला था ना आपने, इसका भी सदिश रूप निकालो आप। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका सदिश रूप होता है, मतलब सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे वेक्टर लग जाएगा और इसमें भी आपका वेक्टर आएगा। चाहे तो आप इसका ना निकालो तो इसका निकाल दो। वो जो सबसे पहला डेरिवेशन आया था आपका एप्सिलॉन नॉट नहीं था, जिसमें क्या था, केवल एप्सिलॉन। तो किसी के लिए भी निकाल लो, बात एक ही है ना। निर्वात या वायु के लिए करोगे तो नोट आ जाता है, निर्वात या वायु के लिए नहीं करोगे तो नोट नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद देखो आप 2 स्मॉल आर स्क्वायर। 11वीं क्लास में एक बात आपने पढ़ी थी कि जो यूनिट वेक्टर होता है, जिसे एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश आपका केवल दिशा को दर्शाता है। तो इसका जो एकांक सदिश होता है भाई आर आ रहा है ना, तो आर का एकांक सदिश आप वेक्टर आर का जो एकांक सदिश होगा उसे आप आर कैप से प्रदर्शित करते हैं। तो आर कैप की यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 11वीं क्लास का टॉपिक है ये, यदि आप आर कैप की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी ये सदिश रूप आ जाएगा। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा को कौन दर्शाएगा, जो एकांक सदिश होता है। एकांक सदिश को आप कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं, तो आर कैप आ जाएगा। अब देखो एक 11वीं क्लास में आपने फॉर्मूला ये भी पढ़ा था, आर कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन आर, ठीक है ना। तो बेसिक बात है, देखो थोड़ी बहुत आपको देखनी पड़ेगी 11वीं की, देख लेंगे आप, हालांकि सबको पता ही है, नॉर्मल बात है सब। आर कैप क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन आर। तो आर कैप का फॉर्मूला रखो, सूत्र आर कैप की गुणा क्यों हुई समझ गए ना, क्योंकि एकांक सदिश दिशा को प्रदर्शित करता है और हम सदिश रूप की बात कर रहे हैं, इसलिए इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ी आर कैप की। 2 स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर कैप, देखो क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन स्मॉल आर। बात क्लियर है, वेक्टर आर अपॉन स्मॉल आर। तो वेक्टर ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू वेक्टर आर अपॉन आपका कितना आ जाएगा, आर क्यू। तो ये क्या है, आपका सदिश रूप है इस सूत्र का ही, यानी हेडिंग डेरिवेशन आपका वही है जिसे आप क्या कह रहे हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये उसका क्या है, सदिश रूप है। बात समझ आई आपको। आइए उसे ग्राफ के बारे में और बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से एक बात आपको पता चल रही है, जो ई है वो क्या है,
दूरी के वर्ग के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है ना, इतना तो आप जानते होंगे। तो इन दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं, ग्राफ खींचते हैं। देखो इस अक्ष पे ले लो आप वेक्टर ई, ठीक है ना, क्या ले रहे हो, वेक्टर ई। इस अक्ष पे ले लो आप आर स्क्वायर, मतलब आर दूरी। तो एक बात देख के बताओ, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन में क्या होता है, यदि आप दूरी को घटाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र आपका बढ़ेगा, यदि आप दूरी को बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र आपका घटेगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो एक काम करो आप, वैद्युत क्षेत्र वो दूरी तो आगे की तरफ बढ़ेगी और वैद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ बढ़ेगा, वैद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ घटेगा, दूरी इधर की तरफ घटेगी। लेकिन एक बात बताओ, यदि दूरी बढ़ाए तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, घटेगा। इसका यदि इस अक्ष पर आगे की तरफ चलते हैं ना, दूरी बढ़ती है, और फिर आप देखेंगे जब दूरी बढ़ रही है तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, घट जाएगा। इसका मतलब ग्राफ कैसे चलेगा, नीचे की तरफ। तो इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। देखो आगे की तरफ चल रहा है ना ग्राफ, लेकिन थोड़ा आगे की तरफ भी हमें चलाना है, तो हम इसे इस प्रकार बनाएंगे। देखो इस तरीके से, इस तरीके से देख के बताओ।